अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ फिर आ चुके हैं, जिसमें ख़वातीन के लिए, स्पेशली पाकिस्तान में मौजूद ख़वातीन के लिए जो आपके अपने हक़ के लिए परेशान हैं और इस चीज़ के लिए परेशान हैं कि किस तरह उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि आखिर में उनकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट जिसको निकाहनामा कहा जाता है, उसका क्या रोल है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में वो नहीं जानती हैं। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में तलाक़ के, अलहदगी के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि ख़वातीन को अपने बेसिक राइट्स का पता नहीं होता और बाद में जब सिचुएशंस हो रही होती हैं तो वो उनके लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बनती है। जी हाँ, आज हम निकाहनामे के क्लॉजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे क्लॉजेस जो ख़वातीन को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, निकाह से पहले उनको काट दिया जाता है या फिर उनको दरगुजर कर दिया जाता है और बाद में वो परेशानी का बाइस बनता है। कुरान में निकाहनामे में सबसे जो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे काफ़ी मसले आज भी अदालतों में लोग लेके घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, वो है हक़ महर का मसला। हक़ महर का इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, एक औरत की एक प्रोटेक्शन है। ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं बल्कि एक फ़ाइनेंशियल प्रॉपर्टी है जो कि शौहर, ससुराल या दुनिया का कोई भी इंसान उससे नहीं ले सकता है। ये खुदा की तरफ से उसके लिए एक फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी है, एक हिफाजत है जो कि सिर्फ उसके हक़ में होती है। सबसे पहले सूरह निसा की आयत में लिखा गया है, गिव वुमेन देयर डायरेंस ग्रेसफुली। इसका मतलब ये है कि औरत का हक़ उसको अदा किया जाए। सबसे बड़ा झूठ जो ये था 32 रुपये 8 आने वाला, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है जिसे औरतों को कंट्रोल करने के लिए इस्लाम के नाम पर रिप्रेजेंट किया गया था कि ये हक़ महर होता है, ये सच नहीं है। ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि अपनी सोसाइटी क्राइसिस को आगे बढ़ाया जाए, सोसाइटी के जो फेक स्टीरियोटाइप्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। इसकी असल में कोई भी बुनियाद नहीं है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि किस तरह उस ज़माने में भी उन्होंने एक हक़ महर की अच्छी अमाउंट अपनी बेगम को दी थी निकाह के टाइम पर। हक़ महर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर इसका ये है कि अपने जो आपकी साहिब इस्तात है उसके हिसाब से आपको हक़ महर अदा करना पड़ेगा। अगर आप ये कह रहे हैं या तो आपके पास दौलत इतनी ना हो या प्रॉपर्टी इतनी ना हो कि आप अदा ना कर सकें, तो उसमें भी काफ़ी शर्तें होती हैं। हक़ महर पैसों के अलावा भी लोग लिखवा लेते हैं, अलग घर पे हो जाता है, या कुछ लोग कुरान की तिलावत या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस लिखवा देते हैं, नमाज की प्रैक्टिस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और एक इंसान जो पैसों से उस चीज़ को अदा नहीं कर सकता लेकिन दीनी तौर पे अदा कर सकता है, ये टोटली उसकी बीवी पे डिपेंड करता है। इस्लाम में इस चीज़ का हुक्म दिया गया है कि अगर कोई मर्द इस काबिल है कि अगर उसकी बीवी ने एक अच्छी अमाउंट की या एक अलग घर की या किसी फैसिलिटी की डिमांड की है जो वो अदा कर सकता है लेकिन वो कल्चर और स्टीरियोटाइप्स के चक्कर में वो अदा नहीं कर रहा, तो वो एक गलत चीज़ है। अगर आप साहिब इस्तात हैं तो आप पर फ़र्ज़ है, और इस्लाम ने ये तक कहा है कि अगर कोई औरत आपकी औकात से बाहर है या उसकी डिमांड्स आप अदा नहीं कर सकते हैं तो आप उससे फ़ासला इख्तियार कर लीजिए और आपकी अपनी इस्तात के हिसाब से जो औरत आपकी कंडीशंस पर अमल करे उसके साथ निकाह करें, ना कि इन बहस मुबाहिसे में पड़ें कि हक़ महर कम कराया जाए, ज़्यादा कराया जाए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में और आज तक अभी भी काफ़ी मौलाना और काफ़ी घरों का ये रूल है कि हक़ महर एक शरई अमाउंट ही है और वही लिखी जाएगी। तो हक़ महर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है तमाम उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है या वो करीब है। उनको चाहिए कि वो अपने निकाहनामे को एक दफ़ा गो थ्रू करें और समझें कि उनके बेसिक राइट्स क्या हैं। हक़ महर के बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आता है वो हमारा है क्लॉज़ नंबर 18। क्या शौहर ने बीवी को तलाक़ का इख्तियार तफवीज़ किया है? इसको आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो क्या शौहर ने अपना जो इसका इख्तियार है तलाक़ देने का वो औरत को सौंप दिया है, सौंपा जा सकता है, ये एक निकाहनामे के थ्रू सौंपा जा सकता है। क्लॉज़ नंबर 18 होता है। इसको आसान लफ्ज़ों में आपको हमने बताया है कि डिवोर्स का राइट औरत के पास जा सकता है मर्द से, अगर मर्द की औरत मांगे इस चीज़ को, कंडीशन को और डिमांड करे, और अगर शौहर देना चाहे, शौहर की उसमें एक्सेप्टेंस हो तो ये डिमांड रखी जा सकती है। इसकी भी 3 कंडीशंस होती हैं, एक एब्सोल्यूट कंडीशन होती है, एक इसकी लिमिटेड कंडीशन होती है और एक कंडीशनल होती है। एब्सोल्यूट में ये होता है कि वो कभी भी कुछ भी दे सकती है, इस तरह मर्दों को हक़ है इस चीज़ का। उसके बाद कंडीशनल में ये आता है कि कोई स्पेसिफिक वजह हो उसकी बेस पे, और लिमिटेड पे जैसे 3-4 बातें हो गई उनकी बेस पर ही वो दे सकती है, वरना और किसी कंडीशन पे नहीं दे सकती है। उसमें मेंटेनेंस आ जाती है, या वो कोई शर्त रख सकती है कि मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता उसकी इजाज़त के बगैर, या कोई किसी चीज़ का वादा किया गया हो और वो अदा ना की गई हो, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें
इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, क्योंकि फिर वो एक राइट जो औरत के पास आ गया है वो मर्द के पास नहीं रहेगा और वो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करके इस्तेमाल करेगी। उसके बाद हमारे पास आता है क्लॉज नंबर 20, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज की सोसाइटी में जब लड़कियां खुद जॉब्स कर रही हैं, मेंटेनेंस नानो नफ़का का। अगर आप खुद जॉब कर रही हैं या आप खुद पैसे कमा रही हैं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके शौहर के ऊपर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। कुरान में इस चीज़ का ज़िक्र है सूरह निसा में कि अगर हस्बैंड जो होते हैं उनका एक वो राइट है, उनका एक फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी को प्रोवाइड करें, प्रोटेक्टर्स होते हैं, और वही आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो मर्द के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें अपने घर के ख़र्चों में या अपने मेंटेनेंस के ख़र्चों में तो दैट्स अ गुड वैलिड पॉइंट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की है। और फॉर अ फैक्टर अगर वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपका बेसिक नीड्स होती हैं, आपका खाना पीना, आपके बेसिक कपड़े, ये सब कुछ अगर वो आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे तो आप इस केस को फैमिली कोर्ट में क्लेम कर सकती हैं। आपके निकाहनामे पे अगर आप गौर से देखें जितनी क्लॉज काटे जाते हैं उनमें से एक क्लॉज ये भी होता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा शर्त है या अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन है जो औरत रखना चाहे, उसमें हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि औरत की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं की जा सकती, ये क्लॉज भी ऐड हो सकता है। या कोई लड़की या कोई औरत अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती है या जॉब कंटिन्यू करना चाहती है, या कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसा एग्रीमेंट जो पहले से मियाँ बीवी के बीच में तय पा गया हो और निकाह के बाद उससे मुकरा जाए, तो उस कंडीशंस में औरत जो है इस तरह का क्लॉज़ लिखवा सकती है, वो आपके निकाहनामे में रजिस्टर्ड होगा। और ताकि अगर बाद में वो इंसान या आपकी जो नेक्स्ट फैमिली है, आपके ससुराल वाले उस चीज़ से मुकरें तो आप अपना निकाहनामा जो है वो कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही क्लॉजेज़ हैं, 3-4 हमने आज डिस्कस किए हैं, और मज़ीद अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो हम और क्लॉजेज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है इन क्लॉज़ के, जिसके बारे में काफ़ी लोग जो हैं जिनके निकाह हो चुके हैं स्पेशली वो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं आजकल की लड़कियों को अवेयर करने के लिए। और अफसोस की बात ये है कि सिर्फ लड़के वाले नहीं, अक्सर इन चीज़ों पे लोगों की इज़्ज़तें बन जाती हैं कि लड़की के बाप और लड़की की फ़ैमिली वाले भी समझते हैं कि अगर लड़की इस तरह की कोई डिमांड कर रही है तो वो एक उनकी गैर अदबी बात हो जाती है, गलत बात हो जाती है। लेकिन हालांकि अगर सोचा जाए तो एक लड़की का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ज़िंदगी का। ये सिर्फ एक रिलीजियस पेपर नहीं होता बल्कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर द लॉ ऑफ शरिया लॉ ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए सोच समझ के आपको इस तरह के फ़ैसले करने चाहिए। अगर आपका निकाह होने वाला है तो जहां आप धूमधाम से अपने कपड़े और वेन्यू इस तरह की चीज़ों की तैयारी करते हैं, उसी तरह प्रॉपर्ली अपने निकाहनामे को एजुकेटेड ख़वातीन जो स्पेशली इतनी एजुकेशन हासिल कर चुकी हैं उनको तो स्पेशली चाहिए कि वो क्लॉजेस को रीड करें और एग्रीमेंट्स पर इससे साइन करें, ताकि आपके बाद में शादीशुदा ज़िंदगी में इस तरह के मसले पेश ना आएँ। और ये शायद हमें उम्मीद कर सकते हैं इस चीज़ से कि अगर निकाहनामे की एग्रीमेंट को इम्पोर्टेंट दी जाए, इसके क्लॉजेस को, इसकी शराइत को इम्पोर्टेंस दी जाए, समझा जाए, तो शायद पाकिस्तान में जो अलहदगी के और तलाक़ के इतने केसेस बढ़ रहे हैं ये कम हो जाए और लोग खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो ये कहना कि पाकिस्तान में कवानीन नहीं है गलत बात है, लेकिन कवानीन को नज़र-ए-सानी आप नहीं करते हैं या कवानीन को समझते नहीं हैं, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो एक बात है। कवानीन हैं, उस पर अमल करना, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना, ये आपका अपना फ़र्ज़ है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके काम आई हो और हम आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके हों। अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद क्लॉजेस को डिस्कस करें और मोर डीपली इसके कुरान से रिलेशन और इस्लाम से रिलेशन देखें तो हमें आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि हम इसको मज़ीद गो थ्रू करें और मज़ीद चीज़ों के बारे में जानें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।